बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि एटम से किस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ। जब ये देखा गया कि एटम का जो मास है वो उनके पार्टिकल्स को जोड़ने पर मिलना चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अगर हम जोड़ें तो ये एटम के मास के बराबर नहीं आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो आप प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है यदि ऐड किया जाए तो इलेक्ट्रॉन तो इसका मास काफ़ी कम होता है, तो जोड़ने पर इसका मास अप्रॉक्स 8 ही आता है। लेकिन ऑक्सीजन का मास हम लोग 16 पढ़ते हैं, एटॉमिक मास 16 है। तो ये इंक्रीजमेंट किसकी वजह से हुआ? इसका मतलब ये है कि कोई जरूर ऐसा पार्टिकल होगा, इट मे बी इसेंशियली प्रेजेंट अनदर पार्टिकल। अगर ये पार्टिकल को यदि हम जोड़ें तो ये बराबर आ जाएगा। तो इसके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ बताया और आगे जो एक्सपेरिमेंट किया गया डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के लिए, इसमें जेम्स चैडविक ने 1932 में बेरिलियम एटम पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया। तो बम्बार्डमेंट मतलब क्या? जैसे अगर हम विंडो को देखें और विंडो ग्लास पैनल उसमें है, यदि बॉल जो है खेलते समय उस पर अगर टकराए तो वो विंडो का जो ग्लास है टूट जाता है, बिखर जाता है। तो बिल्कुल उसी ढंग से है यहाँ क्या किया गया, बेरिलियम को लिया गया, बेरिलियम का सिंबल Be और एटॉमिक नंबर 4 और एटॉमिक मास 9, और इस पे हम लोग अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराते हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल है क्या? अल्फा पार्टिकल जो है ये आपको हीलियम का एटम। आप एलिमेंट्स के बारे में प्रीवियस क्लास में जान चुके हैं, यदि नहीं तो आप एलिमेंट्स का सिंबल याद करें, उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मास 4। जब ये बम्बार्डमेंट किया गया तो ये बेरिलियम जो है ये टूट गया, और टूटने के बाद जो है ये बेरिलियम जो है यह चेंज कर गया। मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर है, जब हम अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट कराएंगे तो एटॉमिक नंबर जो है 2 यूनिट बढ़ गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो एटॉमिक नंबर हो गया वो 6 है, 4 और 2 6। तो 6 नंबर एटॉमिक नंबर पे क्या आता है? कार्बन। क्या आता है? कार्बन, और कार्बन का मास 12। ठीक है। और इसके बाद जो आपको एक पार्टिकल मिला जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, उस पर कोई चार्ज नहीं था, और उसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन। तो इस तरह से न्यूट्रॉन की खोज हो गई। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग इस बात को जान चुके हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका पोजीशन कहाँ होगा, कहाँ होंगे। अभी तक जो हम लोग जानते हैं कि एटम जो है एक स्फेयर, छोटा सा स्फेयर जो काफी ज्यादा मतलब स्मॉल है। तो एटम अगर हम ये माने तो एटम का जो न्यूक्लियस होगा वो सेंट्रल पॉइंट में, जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और इसके चारों तरफ जो ऑर्बिट हैं, ये ऑर्बिट में आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको मूव करेंगे। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो कंसेप्ट है, ये कहाँ से आया? इस मॉडल को हम लोगों ने कैसे समझा? जैसे पृथ्वी को हम लोग नहीं देख सकते हैं तो उसका मॉडल बना करके जो हम समझने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए बहुत तरह का मॉडल दिया गया है एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए, जिसमें ये जो पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका पोजीशन कहाँ होगा। तो आपके टेक्स्ट बुक में एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए कुछ मॉडल दिया गया है, जिसमें पहला मॉडल जो है वो आपका थॉमसन मॉडल है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट जो है वो आपको रदरफोर्ड्स मॉडल है,
रदरफोर्ड्स मॉडल। नेक्स्ट जो है वो आपको नील्स बोर मॉडल। ये 3 मॉडल जो है आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, लेकिन इसके अलावा और भी मॉडल हैं जिनके बारे में हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल को समझने के लिए जितने जो मॉडल हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम बात करेंगे। थैंक यू।